जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारा एग्जाम बहुत जल्दी है। और आज हम जो बुक सॉल्व करने वाले हैं वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो मैप आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के मैप आएंगे। और मैप्स के लिए जो आपको लिंक है, वीडियो की लिंक और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये भी याद रखना है कि जो आपको ईज़ी टॉपिक लग रहा है वो आप सबसे पहले पढ़ो, और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए उसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक से या तो 3 पॉइंट पढ़ने हैं या फिर 5 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है? और वो भी आपको वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपको ईज़िली याद हो जाएँ किसी भी टॉपिक के। और इसके बाद अब आपको लिख के याद करने का टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली इस पीडीएफ को प्रिंट करवा लेना है। और इस पीडीएफ के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हार नहीं माननी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम लोग बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स इस बुक के कवर करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आता है इस बुक का वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन। 5 मार्क्स का है ये। और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, मतलब इजी टॉपिक से अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली पूछा जाता है वो है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के डिस्टिंक्ट फेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फेज है वो 1901 से 1921 तक का है, जिसे स्टैग्नेंट ग्रोथ का पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड में जो ग्रोथ है वो लो थी या फिर नेगेटिव भी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट भी हाई था और जो डेथ रेट है वो भी हाई था। वजह क्या रही? पोर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। सेकेंड फेज, जिसे स्टेडी ग्रोथ का पीरियड भी कहा जाता है, यहाँ पे जो डेथ रेट है वो गिरने लगता है क्योंकि हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। बेटर सैनिटेशन, बेटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई बना हुआ है। थर्ड फेज 1951 से 1981 तक का पीरियड है। इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है? अब क्यों इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेट है वो बहुत रैपिडली गिरने लगता है, लेकिन फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट अभी भी हाई रहता है। और यहाँ पे इस पूरे फेज में आपको जो ग्रोथ रेट देखने को मिलता है पॉपुलेशन का, वो 2.2% ईयरली देखने को मिलता है। यानी कि एक साल में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 2.2% से बढ़ रही है। फोर्थ फेज कौन सा है? 1981 के बाद वाला फेज। यहाँ पे जो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो देखने को मिलती है। कह रहा है कि ग्रोथ जो है अभी भी हाई बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके स्लो होने लगती है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगता है, शादी की जो एज है वो बढ़ने लगती है, और फीमेल लिटरेसी भी बढ़ने लगती है। यानी कि फीमेल सब एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने कहा हम जल्दी शादी नहीं करेंगे, इससे रिप्रोडक्शन भी कम होता है और दूसरी चीजें भी कम होती है। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो देखने को मिलती है। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन देखने को मिलती है। कहीं पे लोग ज्यादा है, कहीं पे लोग कम है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो 10 मेजर स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। और ये सारे स्टेट्स मिलके पूरी इंडिया का 76% पॉपुलेशन कैप्चर करते हैं, कवर करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। इसके बाद ये कह रहा है कि पॉपुलेशन में सबसे कम जो शेयर है, सबसे कम जो परसेंटेज, सबसे कम जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है वो जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में देखने को मिलती है। हालांकि इन सारे स्टेट्स के पास एरिया अच्छा खासा है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलता है वो है पॉपुलेशन के बीच में और नेचर के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर पॉपुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट, टेरेन एंड वाटर अवेलेबिलिटी। ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी। जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे प्लेन एरियाज है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होगा, जहाँ पे पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे पॉपुलेशन पैटर्न को। और इन्हीं वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, डेल्टाज, कोस्टल एरियाज में आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ हिमालयाज में और जो इंटीरियर रीजन है इंडिया के, वहां पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है।
इसके बाद ये कह रहा है कि इरिगेशन, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी वजह से अब हमें पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है इन वाले एरियाज में भी जहां पहले पॉपुलेशन कम थी। आगे बढ़ते हैं, सेम चैप्टर से अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री। ठीक है, इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटीज में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है वो कैसे है, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, हम सबको पता है पॉपुलेशन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे कम हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में। इसके बाद हाई डेंसिटी वाले एरियाज कौन कौन से हैं, स्टेट्स कौन कौन से, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला, तमिलनाडु इन साउथ। ठीक है, मॉडरेट डेंसिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ईटीसी। और लो कहाँ पे देखने को मिलेगी, हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एक्सेप्ट असम। ये कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज में हालांकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जनरली। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। ठीक है, इंडिया में कितने रूरल एरियाज हैं और कितने अर्बन एरियाज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको जो रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, वो हिमाचल प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेंगे। और सबसे कम आपको ग्रामीण शहर या ग्रामीण एरियाज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, गोवा में और मिजोरम में। यूटीज भी ज्यादातर आप यूटीज में क्या कह रहा है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कम रूरल है, मतलब कम ग्रामीण क्षेत्र वहां पे देखने को मिलते हैं। सिर्फ दादरा और नागर हवेली को छोड़ के यहाँ पे गांव ज्यादा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो विलेज का साइज है, गांव का जो साइज है वो भी किसी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। कोई गांव इतना है कि सिर्फ वहां पे 200 लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, वेस्टर्न राजस्थान में, रण ऑफ कच्छ में। यहाँ पे छोटे छोटे गांव है जहाँ पे एक गांव में लगभग 200 लोग होते हैं। और केरला और महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े गांव भी हैं जहाँ पे आपको एक गांव में 17,000 लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है। अब इंडिया में अर्बन एरियाज की बात करते हैं, इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से वो है 31.16%। ये लो है लेकिन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की बहुत रैपिडली बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी जल्दी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली बहुत जल्दी डेवलप हो रही है, हमारे यहाँ बेटर हेल्थ एंड हाइजीन भी देखने को मिल रही है आज की डेट में। इसके अलावा ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से। लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ सफर कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन आज की डेट में भी अर्बनाइजेशन आपको लो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे एरियाज में जो कि एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट है, मतलब वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही होती है, उसके या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वहां पे अर्बनाइजेशन आज की डेट में भी कम है। इसके बाद बात करते हैं, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलीजियस कॉम्पोजिशन। इंडिया में सबसे बड़ा जो रिलीजन आपको मेजोरिटी में जो रिलीजन देखने को मिलेगा वो है हिंदूज का। हर एक लगभग सारे स्टेट्स में 70 to 90% की इनकी पॉपुलेशन है। हालांकि बॉर्डर वाले एरियाज में या नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में इनकी पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। मुस्लिम्स आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले एरियाज में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, यूपी एंड दिल्ली में देखने को मिलेंगे। हालांकि मेजोरिटी इनकी कहाँ पे है, कश्मीर में और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में। क्रिश्चियन ज्यादातर आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे, या फिर ये वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, गोवा और केरला वाले स्टेट्स में, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। सिख जो मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड हैं वो पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। जैन और बुद्धिस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैन आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। बुद्धिस्ट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे और कुछ हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आता है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक हमारे पास आता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, कौन से स्टेट्स में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग निठल्ले बैठे हैं, खाली बैठे हैं। ठीक है, तो वर्कर्स आपको किसी स्टेट में ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी स्टेट्स में कम देखने को मिलेंगे। जैसे लक्षद्वीप में 29.1% पॉपुलेशन काम कर रही है। वहीं हिमाचल में आपको वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाई वर्कर रेट्स स्टेट्स कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, ईटीसी। और इसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी खासी पॉपुलेशन काम कर रही है।
इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो दादरा नागर हवेली दमन दीव में वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां पे काम कर रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हायर वर्क पार्टिसिपेशन सीन इन लेस डेवलप्ड एरियाज ड्यू टू मोर मैनुअल एंड सबसिस्टेंस वर्क। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ज्यादा वर्क पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है कि लेस डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट कम है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो काम है आज भी मैनुअली ज्यादा होता है, मशीनों का यूज कम होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा देखने को मिलता है। आगे कह रहा है, वही सेम टॉपिक है, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, और अगला हमारे पास टॉपिक आता है यहाँ से द ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन। कौन लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? हम सबको पता है हमारे पास 3 सेक्टर हैं मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे काम करते हुए प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में। ठीक है, 54.6% हमारे यहाँ कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स आपको देखने को मिलेंगे, 3.8 हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, एंड 41.6% लोग आपको दूसरे कामों में लगे हुए नजर आएंगे, ट्रेड, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज में। आज की डेट में भी अगर ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटिशन में अगर हम जेंडर की बात करें तो ज्यादातर आपको मेल वर्कर्स नजर आएंगे, फीमेल वर्कर्स आज की डेट में भी कम है, तीनों सेक्टर्स में, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शियरी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इजी चैप्टर है। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन सेटलमेंट। गांव में और शहर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले इकोनॉमिकली अगर बात करें तो गांव में आपको लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए नजर आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में लोग आपको इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में लगे हुए नजर आते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें गांव और शहर के बीच में क्या रिलेशन है, तो सिटीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सिटीज जो हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वहीं विलेजेस फूड सप्लाई करते हैं और रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अभी जो रूरल एरियाज है और जो अर्बन एरियाज है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रूरल एरियाज में अगर सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं लगभग सभी के। अर्बन एरियाज में लोग बहुत फॉर्मल रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भागदौड़ मची रहती है हमेशा। अगला हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूरल सेटलमेंट आती है वो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सारे एक साथ पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, अगर एक एक करके पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछेगा। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की बात करते हैं। क्लस्टर सेटलमेंट्स क्या होते हैं? ये कॉम्पैक्ट होते हैं और क्लोजली बिल्ट हाउसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब अगल बगल आपको सारे घर यहाँ पे बने हुए नजर आएंगे। हालांकि ये खेत और जो दूसरे इलाके हैं उनसे बहुत दूर होते हैं, ऐसे बीच में आपको पूरी सेटलमेंट नजर आएगी और इधर आसपास आपको खेत नजर आएंगे। ठीक है, तो जो सेटलमेंट्स हैं वो खेतों से दूर होती है। हर एक क्लस्टर सेटलमेंट में आपको एक ही जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, या तो वो रेक्टेंगुलरली ऐसे करके बसे हुए होंगे, या फिर रेडियल होते हैं ऐसे करके बसे हुए होंगे, या फिर लीनियर होते हैं इस तरीके से बसे हुए नजर आएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है आपको फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आसानी से नजर आएंगे। अब लोग इतने अगल बगल घर क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल है ना, बिल्कुल रास्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो सिक्योरिटी की वजह से या डिफेंस की वजह से। ठीक है, बुंदेलखंड और नागालैंड में घर अगर अगल बगल बने हुए हैं तो उसका रीजन क्या है? सिक्योरिटी और डिफेंस। राजस्थान में क्या है, जहां पे पानी मिला वहीं पे गांव बस गया, तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स क्या होती हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल क्लस्टरिंग और ब्रेकअप ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। एक बड़ा गांव है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ घर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ घर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो डोमिनेंट लैंड ओनर्स है, जमींदार जो लोग हैं वो सेंटर पे कब्जा कर लेते हैं। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो आपको आउटर एरियाज में नजर आते हैं ऐसी जगह पर। और ये जो सेटलमेंट्स हैं, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स, आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे और राजस्थान में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड हमारे पास जो हेमलेटेड सेटलमेंट आती है, रूरल सेटलमेंट में जो थर्ड टाइप है वो है हेमलेटेड सेटलमेंट्स का। यहाँ पे जो गांव है छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन सारे यूनिट्स का नाम एक ही होता है, ठीक है? इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ घर बने हुए, यहाँ पे कुछ घर बने हुए, यहाँ पे कुछ घर बने हुए, लेकिन ये गाँव पूरा एक ही है, ठीक है? एक ही गाँव का नाम इन सबको मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वही सोशल फैक्टर्स हैं, एथनिक फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से लोग अलग-अलग जगह पे घर बना रहे हैं। और ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? गंगा प्लेन्स में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और हिमालयन वैलीज़ में देखने को मिलेगा, लोअर हिमालयन वैलीज़ में यानी कि शिवालिक वैली में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ठीक है? अब डिस्पर्स सेटलमेंट में आपको एक घर यहाँ पे नज़र आएगा, एक घर यहाँ पे नज़र आएगा, एक घर यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? इन्हें हम कहते हैं स्कैटर्ड हट्स या फिर स्मॉल हैमलेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्मॉल हैमलेट्स भी कहते हैं, ठीक है? और ये आपको पहाड़ी एरियाज़ में या फॉरेस्ट एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ पे स्लोप है, ठीक है? ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी ज़मीन मिल गई, यहाँ घर बन गया। यहाँ पे थोड़ी-सी सही एरिया मिल गया, तो यहाँ पे घर बन गया। अगल-बगल घर नहीं होते, ठीक है? पहाड़ों में अगल-बगल घर नहीं होते क्योंकि आसानी से स्लोप वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है? वही अभी मैंने आपको बताया है कि जो टेरेन है वो फ्रेगमेंटेड होता है, टुकड़े-टुकड़े होते हैं ज़मीन के, ठीक है? और जो रहने के लायक जो एरिया होता है वो कम होता है, लिमिटेड होता है और ये आपको पहाड़ी स्टेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जैसे मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर केरला में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। अच्छा ये सीरियल नंबर्स गलत हो रखे हैं, ये आप लोग अपने हिसाब से सही कर लेना। अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो अर्बन सेटलमेंट्स वही कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे भी घर बिल्डिंग्स अगल-बगल बनी हुई होती हैं, लेकिन ये गाँव से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो या फिर सर्विस सेक्टर वाली एक्टिविटीज़ हो। यहाँ पे ज़्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि सरकारी जो ऑफ़िस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। दे आर लिंक्ड विद रूरल एरियाज़ थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, ठीक है? ये जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, ये गाँव से जुड़ी हुई होती हैं, ये इनके साथ सामान चेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है आपकी बुक में। 1991 सेंसस में अर्बन सेटलमेंट्स को डिफाइन किया गया था। तो इस सेंसस के हिसाब से अर्बन सेटलमेंट क्या होती है? तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपको म्युनिसिपैलिटी देखने को मिले न यानी कि नगरपालिका देखने को मिले, कॉर्पोरेशन देखने को मिले, कैंट एरिया देखने को मिले या टाउन एरिया देखने को मिले, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है कम से कम 5000 होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, खासकर अगर मेल वर्कर्स की बात करें तो 75% लोग जो हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए होने चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम ये 75% लोग नहीं करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। ये आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है? अब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इट इज मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है? इंडिया में अगर 100% पॉपुलेशन है तो कितने परसेंट लोग आपको अर्बन एरियाज में रहते हुए नजर आएंगे? तो 2011 में जो हमारी जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से इंडिया में अर्बनाइजेशन कितना है? 31.16%। ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? आगे कह रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में 11 टाइम्स बढ़ी है, 11 गुना बढ़ी है, लेकिन रिसेंट कुछ डिकेड्स में अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है, अर्बन एरियाज का जो ग्रोथ रेट है, वो कम होता हुआ नज़र आया। आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस पूरी यूनिट में आपको 4 चैप्टर्स नजर आएंगे और ये 4 चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। चैप्टर की अगर बात करें तो बहुत इजी है, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास 5 लैंड यूज कैटेगरीज, जिनमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट कुछ डिकेड्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है और लोग अपने घर बनाने के लिए भी खेती वाली जमीन पे घर बना रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा
इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चरल यूज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड। वही अभी मैंने आपको बताया कि जो जमीन खेती वाली जमीन थी उस पर अब लोग क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर वाले काम कर रहे हैं, चाहे उसमें घर बना रहे हैं चाहे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। आगे क्या है कि फॉरेस्ट एरिया भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये डिमार्केशन की वजह से इंक्रीज हुआ है। असल में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या नहीं इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे सपोज यहाँ तक जंगल है और हमने यहाँ तक मार्क कर दिया, असल में तो पेड़ यहाँ तक खड़े हैं, लेकिन हमने अपने पेपर में अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया कि भाई यहाँ तक जंगल की जमीन है, तो इसे हम बोलते हैं डीमार्केटेड एरिया। तो ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा तो है, लेकिन ज्यादातर ये डीमार्केटेड एरियाज की वजह से बढ़ा है। एक्चुअल जो फॉरेस्ट है, असली जो जंगल है, असली जो फॉरेस्ट है, उसमें ग्रोथ हुई है या नहीं है, वो बहुत दूर का आइडिया है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि करंट फैलो लैंड जो है, यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, ये एरिया कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, डिपेंड करता है रेनफॉल पे और दूसरे क्रॉपिंग साइकिल्स पे। नेट सोन एरिया में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि कल्चरेबल वेस्टलैंड जो हमने पढ़ा था, जो 5 साल से ज्यादा के लिए हमने खाली छोड़ा हुआ है, जो जो जमीन हम यूज नहीं कर रहे थे, अब हम उसे भी किस में यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी लैंड यूज कैटेगरीज में हमें डिक्रीज देखने को मिला है लास्ट कुछ ईयर। तो सबसे पहले हमें बैरन लैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स में डिक्रीज देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है? इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारे लैंड्स को भी यूज कर रहे हैं, बैरन लैंड को भी यूज कर रहे हैं और वेस्टलैंड को भी यूज कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं ट्री क्रॉप्स ग्रोज डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, लोग बाग बगीचों की जमीन पे भी अब क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं। वही अब मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सारी जमीन जो अब तक खाली पड़ी है वो भी यूज होगी, एग्रीकल्चर वाली जमीन भी यूज होगी, और एग्रीकल्चर के लिए जो पहले जो बाग बगीचे वाली जो जमीन थी वो अब हम लोग यूज कर रहे हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है? ये सरकार की जमीन होती है जो कम्युनिटी यूज के लिए सरकार छोड़ देती है। गांव के लोग इस जमीन को यूज कर सकते हैं। अब किस चीज के लिए यूज करेंगे? यहाँ पे जो घास उग रही होगी वो उसे लेके जाएंगे अपने साथ, चारा, अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए। यहाँ से जो लकड़ियां मिल रही है, सूखी लकड़ियां मिल रही है, वो अपने साथ लेके जाएंगे जलाने के लिए। और दूसरे कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी अपने साथ लेके जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फाइबर और कुछ जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, आगे ये बात कर रहा है कि जो सीपीआर है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, ये लैंडलेस फार्मर्स के लिए, ऐसे फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है या ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत कम जमीन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है? एक तो ये उनके जानवरों को यहाँ पे चारा प्रोवाइड कराता है, और दूसरी चीज वही जैसे अभी मैंने बताया, लकड़ियां, फ्यूल्स वगैरह, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। आगे कह रहा है कि वुमेन डिपेंड हाईली ऑन सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पे वुमेन्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। यहाँ से वो फ्यूल लेके जाती हैं, यानी कि लकड़ियां लेके जाती हैं, और फॉडर यानी कि अपने जानवरों के लिए चारा भी लेके जाती हैं। आगे बात करेंगे इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की। ये हमारा 4th टॉपिक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, मैंने सीरियल डाले तो थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें पीपीटी में। खैर जो भी है, तो इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलता है वो खरीफ क्रॉप्स का है। यहाँ पे फसलें जून में बोई जाएंगी और सितंबर नवंबर के टाइम पे काटी जाएंगी। ठीक है, मॉनसून सीजन में ये फसलें होती हैं, जैसे कि राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, तूर, ईटीसी। ऐसी फसलें जिनमें पानी अच्छा खासा लगता है, तो रेनफॉल से भी पानी मिल जाएगा, और अगर रेनफॉल में कमी रह गई तो इरिगेशन से पानी मिल जाएगा। आगे आती है रबी क्रॉप्स। इन्हें अक्टूबर में बोया जाएगा और मार्च में काटा जाएगा, यानी कि विंटर सीजन में ये फसलें होती हैं, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ईटीसी। इसके बाद आती है जैद की फसल। ये अप्रैल और जून के बीच में एक छोटा सा जो साइकिल होता है, खरीफ और रबी के बीच में जो छोटा सा ब्रेक मिलता है, वहां पे ये बोई जाती हैं शॉर्ट समर सीजन में। यहाँ पे ज्यादातर जो बेल वाले जो फ्रूट्स हैं, बेल वाली जो सब्जियां हैं, वो उगाई जाती हैं, जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर और दूसरी वेजिटेबल्स। अच्छा, ये जो साइकिल है, ज़ैद जो क्रॉपिंग सीजन है, ये मेनली इरिगेटेड होता है, यहाँ पे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर से, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो आपसे पूछी जाएंगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली नोट करी है, सबसे पहले आपको यही पढ़नी है, बाद में अगर टाइम मिलता है तो आप बाकी भी पढ़ सकती हैं।
सबसे पहले बात करेंगे राइस की। ये इंडिया की स्टेपल क्रॉप है, यानी कि सबसे ज्यादा यही खाया जाता है। ये ह्यूमिड एरियाज में आपको उगता हुआ नजर आएगा। और ह्यूमिड एरियाज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पे। और ऐसे एरियाज में जो ड्राई एरियाज है वहां पे इरिगेशन की हेल्प से भी राइस हो सकता है। ठीक है। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में 2 से 3 फसलें चावल की साल भर में उगाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल में भी औस, अमन एंड बोडो, ये 3 फसलें उगाई जाती हैं राइस की। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है बच्चों। आगे बात करेंगे, वैसे तो ये मोस्टली खरीफ क्रॉप है हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और इंडिया की अगर बात करें राइस प्रोडक्शन में, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड में 22% राइस कौन उगाता है? हमारा इंडिया उगाता है। इसके बाद बात करेंगे वीट की। ठीक है, ये राइस के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया जो है 12.8% वर्ल्ड प्रोडक्शन में अपना शेयर देता है। ये रबी क्रॉप है, विंटर में उगाई जाती है, जैसे कि अभी हमने बताया था, और टेम्परेट क्लाइमेट में उगाई जाती है। मेजरली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ पे उगाई जाती है मेजरली इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है वहां पे देखने को मिलेगी, यानी कि नदर्न प्लेन्स में, मालवा प्लेटू में, हिमालयाज में। और ज्यादातर केसेस में इसमें इरिगेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये मानसून के बाद उगाई जा रही है। तो पानी तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, बारिश यहाँ पे होती नहीं है। हालांकि जहाँ पे बारिश होगी वहां पे भी ये उगाई जाती है। तो आपको ये इरिगेशन वाला फैक्टर भी याद रखना है बच्चों। पल्सेस की बात करें तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे बड़ा आपके पास जो प्रोटीन का सोर्स है वो क्या होता है बच्चों? दाल होता है, पल्सेस होता है। दे आर लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाती है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडिया पल्सेस का लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं दालें? डेक्कन प्लेटू में, सेंट्रल पार्ट में, और नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई रीजन में। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि हमारा राजस्थान पंजाब वाला जो एरिया है वहां पे उगाई जाती है। इंडिया में टोटल अगर 100% क्रॉप्ड एरिया है तो उसका 11% कौन है? पल्सेस में उगाया जा रहा है। ये मोस्टली रेनफेड कंडीशन में उगाई जाती है, यानी कि ज्यादातर ये मानसून पे डिपेंडेंट रहती है, बारिश पे डिपेंडेंट रहती है। और इसी वजह से इनकी जो यील्ड है वो कम है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन है वो कम है, और इनकी जो यील्ड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी यील्ड अच्छी खासी होती है, कभी पैदावार अच्छी खासी होती है, कभी पैदावार कम होती है। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो दाल उगाई जाती है वो है ग्राम एंड टू। आगे बात करेंगे कॉटन की। कॉटन एक ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप है जो सेमी एरिड एरियाज में उगाई जाएगी, जहाँ जहाँ पे मतलब बारिश हल्की फुल्की होती है, जब जहाँ पे बहुत सूखा भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा हरियाली भी नहीं। ठीक है, तो ये सेमी एरिड रीजन्स में उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे इंडिया में जो कॉटन उगाया जा रहा है वो शॉर्ट स्टेपल भी होता है, जिसे हम इंडियन कॉटन बोलते हैं, और लॉन्ग स्टेपल भी बोलते हैं, जिसे अमेरिकन नरमा कॉटन भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, इंडिया में 2 तरीके का कॉटन होता है, शॉर्ट स्टेपल जिसे इंडियन कॉटन बोलते हैं, लॉन्ग स्टेपल जो अमेरिकन कॉटन है या जिसे नरमा भी बोलते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये कह रहा है कि कॉटन उगाने के लिए आपको साफ आसमान चाहिए, बारिश नहीं चाहिए। ठीक है, जब इस पे फूल आते हैं, कॉटन के फूल आते हैं, तब आसमान साफ होना चाहिए। जूट की बात करेंगे, हमारी दूसरी फाइबर क्रॉप है। ये बैग बनाने में, सैक्स बनाने में एंड क्लोथ या डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होती है। मेनली ये कहाँ पे उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जूट का मेजर प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये बिहार और असम में भी उगाई जाती है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 3/5 शेयर उगाता है, 3/5 रेशियो उगाता है। लेकिन अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 0.5% क्रॉप्ड एरिया ही जूट को मिलता है। अगर 100% एरिया पे फसलें उगाई जा रही हैं तो उसके उसमें से जूट को कितना मिलता है? सिर्फ 0.5% मिलता है बच्चों। शुगर केन अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ज्यादातर ये इरिगेटेड एरियाज में उगाई जाती है। ठीक है, मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? यूपी सबसे ज्यादा गन्ना जो कहाँ उगाया जाता है इंडिया में? यूपी में उगाया जाता है, नॉर्थ नदर्न प्लेन्स में। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में भी अच्छा खासा शुगर केन उगाया जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। और पूरे वर्ल्ड में 19.7% जो शुगर केन है वो कौन उगा रहा है? इंडिया उगा रहा है। इसके बाद टी, अगला हमारे पास टॉपिक आता है। ये एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि इससे चाय बनाई जाती है, पीने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? बेवरेज क्रॉप बोलते हैं। और ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक टी जो है वो फर्मेंटेड होती है और जो ग्रीन टी है वो अनफर्मेंटेड होती है। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, इन सब के आप अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं।
पहला पॉइंट कि ये एक प्लांटेशन बेवरेज क्रॉप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि ये कहाँ पे उगाई जाती है, ये हिली एरियाज में उगाई जाएगी, ऐसे एरियाज में जहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, या फिर सब ह्यूमिड एरियाज में भी ये उगाई जा सकती है, ठीक है। इंडिया में जो टी कल्टीवेशन शुरू हुआ था वो 1840s में शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया था। कहाँ पे उगाना शुरू किया था? असम और ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। आज की डेट में भी ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा फेमस है, किसके लिए? टी प्रोडक्शन के लिए। आपको ये याद रखना है मैप के लिए भी कि इंडिया में टी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? असम में होता है। आगे बात करेंगे कॉफी की। कॉफी भी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। इसकी मेन वेराइटीज इंडिया में कौन कौन सी उगाई जाती है? अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद इंडिया जो है अरेबिका उगाता है, ठीक है। आपको याद रखना है मेनली इंडिया कौन सी क्वालिटी की कॉफी उगा रहा है? अरेबिका उगा रहा है, जो कि हाई क्वालिटी कॉफी मानी जाती है। और पूरे वर्ल्ड में कॉफी प्रोडक्शन में इंडिया 3.17% कॉफी उगा रहा है, ठीक है। अब कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? ये आपको याद रखना है मैप के लिए, कर्नाटका में उगाई जाती है, कर्नाटका स्टेट में उगाई जाती है। उसके बाद केरला और तमिलनाडु में भी उगाई जाती है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कर्नाटका है पूरे इंडिया में जितनी कॉफी उगा रही है हम लोग उगा रहे हैं, उसका 2/3 सिर्फ कर्नाटका में उगाई जाती है। आगे हमारे पास बहुत इजी टॉपिक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 8th में आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, ऐसे सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे जिन पे पैदावार ज्यादा होती है। तो वीट के लिए जो हम सीड लेके आए थे वो मैक्सिको से लेके आए थे, और राइस के लिए जो सीड लेके आए थे वो फिलीपींस से लेके आए थे। और ये सब हम कब कर रहे हैं? 1960s के डिकेड में कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पैकेज टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज के साथ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये तीनों चीज होंगी तभी ये प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर आपने हाई यील्डिंग वैरायटीज तो लगा दी, फर्टिलाइजर डाला नहीं, तो फसल खराब हो जाएगी। और फर्टिलाइजर अगर डाल दिया तो इरिगेशन की जरूरत भी पड़ती है। और ये सक्सेसफुल कहाँ हुआ था? हम सबको पता है, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला? रैपिड राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। पहले हम लोग फूड ग्रेन कहाँ से? बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज से हम लोग फूड ग्रेन्स खरीद रहे थे, अनाज खरीद रहे थे। लेकिन आज की डेट में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास अच्छा खासा अनाज है अपनी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। अगला हमारे पास टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, कह रहा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और यील्ड भी बढ़ी है, स्पेशली किसमें? राइस में, व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड कॉटन। ये कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इनेबल्स एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी। अगर इरिगेशन मिलेगी तभी ये सीड्स भी काम करेंगे, ये बीज भी काम करेंगे, तभी फर्टिलाइजर भी काम करेगा, तभी पेस्टिसाइड्स भी काम करेंगे, ठीक है। और मशीनरी की वजह से भी अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। फर्टिलाइजर यूज बढ़ा है 15 टाइम्स, और पेस्टिसाइड्स का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगला हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर 4 वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस यूनिट, ये जो यूनिट है 10 मार्क्स की है, और इस यूनिट में 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है, अच्छा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सीरियल नंबर टिक कर लेना बच्चों। सबसे पहला आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में वाटर यूज किया जा रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर जो है सरफेस वाटर का 89% यूज कर रही है, और ग्राउंड वाटर का 92% तक यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज सरफेस वाटर का 2%, ग्राउंड वाटर का 5% यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक यानी कि घरों में सरफेस वाटर ज्यादा यूज होता है, 9% तक यूज होता है। आगे कह रहा है कि फ्यूचर में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर यूज बढ़ने वाला है जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी। अगला हमारे पास टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये कह रहा है कि इरिगेशन की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वाई भी सीड्स जो है यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा मॉइस्चर चाहिए होता है, और ये रेगुलर मॉइस्चर तभी मिलेगा जब इरिगेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि रोज बारिश नहीं होती, इसलिए इरिगेशन जरूरी होता है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में
85% जो नेट सोन एरिया है वो इरिगेटेड है। यानी जितने एरिया पे आपको फसल उगती हुई नजर आ रही है उसका 85% एरिया इरिगेटेड होता है, वहां पे इरिगेशन पहुंचाया जा रहा है। आगे कह रहा है कि एक्सेस यूज कॉजेज डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है इरिगेशन में, और इतना ज्यादा यूज करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो घटती जा रही है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है। आगे बात करेंगे डेटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी भी घटती जा रही है इंडिया की। तो वाटर क्वालिटी क्या होता है? प्योरिटी ऑफ वाटर विदाउट हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर पानी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है तो अब तब हम क्या कहेंगे कि पानी जो है ये प्योर है। अब पोल्यूशन हो क्यों रहा है? या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, या केमिकल की वजह से, या इंडस्ट्रियल, या फिर दूसरे वेस्ट की वजह से। जब ये सारे के सारे वेस्ट पानी में छोड़ दिए जाते हैं तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, एक तो ये एक्वाटिक लाइफ को हम पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और ये ग्राउंड वाटर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो जमीन के अंदर वाला जो पानी है वो भी कंटेमिनेट होता है, पॉल्यूट होता है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, और एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, इसे हम क्या बोलेंगे? वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को अच्छे से यूज करना और उसे बचा के रखना, यह है वाटरशेड मैनेजमेंट। ये क्या कह रहा है? इट कंट्रोल्स रन ऑफ एंड हेल्प्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, पानी जो इधर उधर निकल जाता है, कभी नाली में जाके गिर जाएगा, कभी इधर उधर निकल जाएगा, तो नाली में जाके वो पानी खराब भी हो जाना है। तो इससे अच्छा क्या है, उस पानी को हम डाइवर्ट कर दें और उस पानी की हेल्प से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। अब ग्राउंड वाटर में ये पानी पहुंचेगा कैसे? पर्कुलेशन टैंक की वजह से, या फिर रिचार्ज वेल्स की वजह से। कुआं बना देंगे, उसमें उस पानी को छोड़ देंगे और ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन सबको भी हमें कंजर्व करना है, ये भी किसमें आता है? वाटरशेड मैनेजमेंट में ही आता है। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, यानी कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल है हरियाली प्रोजेक्ट। हरियाली प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वाटर को कंजर्व कर पा रही है, बचा पा रही है, और जंगल को भी बढ़ा रही है। आगे कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है, टॉपिक 5, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, जब बारिश के पानी को हम इकट्ठा करेंगे और उसे यूज करेंगे या उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मेथड टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना, एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना रेन वाटर की हेल्प से, इसे हम क्या बोलेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये लो कॉस्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, और इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो वाटर बढ़ेगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा, वाटर की क्वालिटी भी बढ़ेगी, सॉइल इरोजन घटेगा, और जो फ्लड्स हैं वो भी घट जाएंगे। रूरल एरियाज में लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स यूज होते हैं स्टोरेज के लिए, इस बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। राजस्थान में कुंड होते हैं, टैंक होते हैं, ठीक है, जो रेन वाटर को स्टोर करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि राजस्थान में कई घरों में अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, घरों के नीचे टैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला इस चैप्टर से हमारे पास टॉपिक आता है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ जो मैंने इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। सबसे पहले ये कि हमें एक नेशनल लॉ बनाना पड़ेगा वाटर मैनेजमेंट के लिए। पहली प्रायोरिटी हम ड्रिंकिंग वाटर को देंगे, और बेसिक नीड्स के लिए जो वाटर की जरूरत पड़ रही है उसे देंगे, और पानी को केयरफुली यूज करेंगे। प्लान वाटर यूज कीपिंग क्लाइमेट चेंज इन माइंड। ठीक है, वाटर यूज को इस तरीके से प्लान करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, मौसम किस तरीके से बदल रहा है उस तरीके से हम वाटर यूज को प्लान करेंगे। चेक एंड मेजर वाटर यूज टू अवॉइड वेस्टेज। ठीक है, ये जो वाटर यूज हो रहा है इसे हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे, कहीं फालतू तो यूज नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा? वेस्टेज रुक जाएगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उसे हम लोगों को एनकरेज करेंगे कि कहीं पानी को बचाओ। ठीक है, और इससे क्या होगा? रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो वाटर गैप है, हम सबको पता है कि अर्बन एरियाज में पानी इतना आसानी से नहीं मिलता, रूरल एरियाज में मिल जाता है। ये जो वाटर गैप है ये कम हो जाएगा। अगला हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इस वजह से मैंने यहाँ से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही उठाए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इस वाले चैप्टर को थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं, बाद में जब बाकी चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे तब यहाँ पे आके इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें आयरन ओर। ठीक है,
आयरन के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया में आपको अच्छा खासा आयरन और मिल जाता है, और जो लार्जेस्ट रिवर है एशिया में वो इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। इंडिया में आपको दो तरीके का आयरन और देखने को मिलता है, एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में मैग्नेट प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, हेमेटाइट में मैग्नेट प्रॉपर्टीज कम होती है। ठीक है। अब इंडिया में जो आयरन है इसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि आयरन और माइंस जो हैं कोल फील्ड के अगल बगल ही मौजूद हैं, और इससे क्या होता है, इन माइंस को हेल्प मिलती है। हम सबको पता है लोहा पिघलाने के लिए, आयरन को स्मेल्ट करने के लिए कोल का यूज होता है। अब कोल फील्ड और माइंस, आयरन माइंस अगर अगल बगल होंगी तो एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। इंडिया में आपको 95% जो आयरन और रिजर्व्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, इन सारे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। इनमें से एक दो स्टेट्स का नाम आपको याद रख लेना है। आगे हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है मैंगनीज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मेल्टिंग आयरन, आयरन को पिघलाने के लिए, और आयरन एलॉयज बनाने के लिए इसका यूज होता है। इंडिया में जो आपको मैंगनीज देखने को मिल रहा है वो धारवाड़ सिस्टम का है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया में कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा मैंगनीज मिलता है, एमपी एंड उड़ीसा में। माइनर प्रोड्यूसर्स भी हमारे पास है, तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड। इसके बाद आता है कॉपर। ये मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, वायर बनाने में, मोटर्स बनाने में, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये एल्यूएबल मेटल है और डक्टाइल मेटल है, ये आपको याद रखना है। इसके मेजर डिपॉजिट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे कॉपर के, झारखंड के सिंहभूम में, एमपी के बालाघाट में, झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। फिर से बोल रहा हूँ कि जितना याद होता है उतना ही याद रखना, फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इजी लग रहा है उससे पहले पढ़ो। ठीक है। माइनर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इसके कॉपर के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास कोयला। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन के लिए जरूरी होता है, और आयरन स्मेल्टिंग के लिए जरूरी होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। इट इज फाउंड इन गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक फॉर्मेशन। इंडिया में ये कौन से रॉक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, गोंडवाना रॉक्स में देखने को मिलेगा और टर्शरी रॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो 80% जो कोल है वो बिटुमिनस क्वालिटी का है, यानी कि नॉन कोकिंग है, मतलब ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। इंडिया में मेजर कोल फील्ड्स कौन कौन सी हैं, आपको दामोदर वैली में देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे बड़ी जो कोल फील्ड है वो है झरिया। ठीक है, लार्जेस्ट कोल फील्ड है ये। इसके बाद रानीगंज भी एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। इसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आता है पेट्रोलियम। इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर व्हीकल, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट। हम सबको पता है गाड़ियों में यूज होता है। ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, ये गाड़ियों में यूज होता है, रेलवेज में यूज होता है और एयरक्राफ्ट में यूज होता है। इसके अलावा कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी पेट्रोल से बनते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, ईटीसी। और इंडिया में ये आपको टर्शरी सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में मिलेगा। पेट्रोल जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन से रॉक सिस्टम में मिलेगा, टर्शरी रॉक्स में मिलेगा। आगे कह रहा है कि ओएनजीसी 1956 में सेटअप किया गया था, उसके बाद हमने ऑयल को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। पहले सिर्फ असम के दिग्बोई में ही ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन जब से ओएनजीसी बनाया उसके बाद हमने और भी प्रोडक्शन साइट्स ढूंढी है, प्रोडक्शन माइंस ढूंढी है। सोलर एनर्जी आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत इजी है। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग फोटोवोल्टेइक सॉइल। ठीक है, ऐसे सेल्स इसमें यूज होते हैं जो फोटो यानी कि लाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। मेन दो मेथड होते हैं सोलर एनर्जी बनाने के, एक तो फोटोवोल्टेइक वाला होता है और दूसरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत इजी है बिल्डअप करना। आजकल आप देखेंगे लोग अपने घरों पे भी सोलर प्लांट लगा रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो जिससे उनका बिल बच रहा है बिजली का। ठीक है, हीटर्स में यूज होता है, कुकर्स में यूज होता है, क्रॉप ड्रायर्स में यूज होता है। और मेजर जो स्टेट्स है जहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है वो है गुजरात और राजस्थान। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है विंड एनर्जी। ठीक है। विंड एनर्जी एनर्जी में हम लोग बात करेंगे, पहले पॉइंट में कह रहा है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा इट इज इनएग्जॉस्टिबल, विंड एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है। विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। हम आपने देखा होगा ऐसे करके एक टरबाइन होती है, पंखा होता है, वो घूमने लगता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। इंडिया बहुत पहले से विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मेजरली आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, यहाँ पे विंड मिल्स नजर आएंगी। यहाँ पे विंड एनर्जी के बहुत पोटेंशियल सोर्सेज हैं।
ठीक है। लास्ट इस चैप्टर से हमारे पास टॉपिक आता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो कैसे आप बचाएंगे मिनरल रिसोर्सेज को? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी डेवलपमेंट की वजह से। दूसरा, जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनकी वजह से वेस्ट भी बढ़ रहा है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, यानी कि वही कोल, पेट्रोल, डीजल, वो सारी चीजें। इससे अच्छा क्या है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं हम इन्हें और ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि इनसे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि सोलर है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, इनसे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच पहुंच रहा है, तो इन्हें डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद ये कह रहा है कि प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई कूड़े वाला होगा तो उस पे मेटल यानी कि लोहा ही लोहा पड़ा होता है, आयरन ही आयरन पड़ा होता है, और दूसरी तरफ हम लोग नया नया आयरन निकालते जा रहे हैं अर्थ सरफेस से। तो इससे अच्छा क्या है कि सबसे पहले जो स्क्रैप है पहले उसे तो यूज करो। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है रिड्यूस एक्सपोर्ट एंड यूज सब्स्टिट्यूट्स फॉर स्कार्स मिनरल टू सेव रिसोर्सेज। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट को पहले तो कम करो, बेचना कम करो, है ना? और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे मिनरल्स जो बहुत कम हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स ढूँढो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूँढना हमें ज़रूरी है। आगे हमारे पास चैप्टर आता है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें पहला टॉपिक आता है टारगेट एरिया प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज पे फोकस रखना, इन्हें इंप्रूव करना, ये होती है प्लानिंग। और डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो रिसोर्सेज होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, और पैसा होना जरूरी है। इसीलिए ये कह रहा है कि कई बार ऐसे रीजन्स जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, वो भी बैकवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, या तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया अप्रोच टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज। इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है, जिसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसने टारगेट एरिया अप्रोच रखी थी इन इक्वालिटीज को, इन कमियों को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि जो 8 5 ईयर प्लान आया था हमारा, प्लानिंग कमीशन हर 5 साल में 5 ईयर प्लान देता है, तो कह रहा है कि जो 8 5 ईयर प्लान आया था इसने फोकस किया किस चीज पे? हिल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ईटीसी। सबसे पहला फोकस ये रखा गया 8 5 ईयर प्लान में। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शुरू कब हुआ? 5th 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ। सबसे पहले हमने कौन से एरियाज को इंक्लूड करा? उत्तराखंड, असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स को इंक्लूड किया इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान बनाते हुए, डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए हमें क्या चीज ध्यान रखनी थी? टोपोग्राफी ध्यान रखती थी, यानी कि पहाड़ी एरिया है, कैसा एरिया है, यहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ये सारी चीजें पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा है कि मेन फोकस इसमें क्या रखा गया कि लोकल रिसोर्सेज को ही हम यूज करेंगे, जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें ही यूज करेंगे। तो इस प्लान में, हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में हमने हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए कोशिश की। अगला हमारे पास टॉपिक आता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ये 4th 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था। इसका मेन एम क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी कि नौकरी देना लोगों को। तो 1967 में जो प्लानिंग कमीशन आया, इसने कहा कि इंडिया में 67 ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे 67 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास जहाँ पे सूखा पड़ सकता है। ठीक है, 1972 में इरिगेशन कमीशन आया और इसने कहा कि ऐसे एरियाज जहाँ पे 30% लैंड या उससे कम इरिगेटेड है, उसे ही हम ड्रॉट प्रोन एरिया मानेंगे। यानी कि अगर आपके पास 30% ज्यादा एरिया इरिगेशन वाला है, जहाँ पे इरिगेशन मिल रहा है, तो हम इसे ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं कह सकते। ठीक है, आगे कह रहा है कि इरिगेशन एक्सपेंशन की वजह से पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान ड्रॉट रिस्क से बच गए हैं। ठीक है, हमें हमने इन्हें ड्रॉट से बचा लिया है इरिगेशन पहुंचा के। आगे एक केस स्टडी दी हुई है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि भरमौर डिस्ट्रिक्ट्स में, भरमौर एरिया में, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था, चंबा में। तो ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भरमौर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है, यानी कि इस एरिया को हम ट्राइबल एरिया मानते हैं, एसटी एरिया मानते हैं। 1975 में हमने इसे ट्राइबल एरिया अनाउंस कर दिया था। यहाँ पे आपको गद्दी ट्राइब देखने को मिलेगी,
क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, रिसोर्सेज है नहीं और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी भी बारिश आ जाती है, कुछ भी। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है? 2011 में यहाँ की पॉपुलेशन इतनी थी 39,113 पीपल और यहाँ की डेंसिटी कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए हमने इसे बैकवर्ड रीजन अनाउंस कर दिया था। आगे कह रहा है कि अंडर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 हमने भरमौर डिस्ट्रिक्ट्स को आईटीडीपी में इंक्लूड कर दिया, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इसे इंक्लूड कर दिया, यानी कि अब हमने यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। तो सबसे पहले हमने कहाँ-कहाँ डेवलपमेंट किया? स्कूल्स में, हेल्थ केयर में, रोड में, वाटर में और इलेक्ट्रिसिटी में। और इससे क्या-क्या इम्पैक्ट वहाँ की सोसाइटी पे देखने को मिले? पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे लिटरेसी बढ़ गई, वहाँ पे सेक्स रेशियो यानी कि जो जेंडर रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ और जो चाइल्ड मैरिज वहाँ पे चल रही थी वो डिक्लाइन हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट इस तरीके से सोसाइटी पे देखने को मिलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि अर्लियर इसे हम राजस्थान कैनाल बोलते थे, इंदिरा गांधी कैनाल को पहले राजस्थान कैनाल बोला जाता था और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। इंडिया की सारी बड़ी नहरों में से एक नहर ये है, ठीक है? अब ये शुरू कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है? ये हरिके बैराज से निकलती है जो कि पंजाब से है और थार डेजर्ट से होते हुए बहती है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास से होते हुए बहती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9060 किलोमीटर के आसपास है और ये इतना बड़ा एरिया को इरिगेट करती है, लगभग 20 लाख हेक्टेयर, इतनी ज़्यादा ज़मीन को ये इरिगेट करती है, पानी पहुँचाती है। ये कह रहा है कि अबाउट 70% ऑफ एरिया इज इरिगेटेड बाय फ्लो सिस्टम एंड रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, कई बार क्या होगा कि जो लैंड एरिया है वो नहर से ज़्यादा ऊपर होता है, तो यहाँ पे पहले पानी को ऊपर उठाया जाएगा और फिर लैंड तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है? इसे हम बोलते हैं लिफ्ट सिस्टम, ठीक है? तो ये कह रहा है कि इस कैनाल से, इंदिरा गांधी कैनाल से जो लेफ्ट बैंक कैनाल निकल रही है, छोटी-छोटी लेफ्ट बैंक कैनाल्स निकल रही हैं, ये लिफ्ट कैनाल्स हैं और जो राइट बैंक कैनाल्स इस नहर से निकल रही हैं, वो फ्लो कैनाल्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ जो आपको इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 ईज़ी टॉपिक्स पढ़ लो, आपको पूरे मार्क्स पक्का मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए क्या-क्या स्टेप्स हमें लेने हैं? सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी स्ट्रिक्ट, ठीक है? पानी को फालतू वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और इरिगेशन को भी प्लान करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि जो ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ होता है उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा और प्लांटेशन क्रॉप्स को जैसे सिट्रस वाली जो क्रॉप्स हैं उन्हें हमें प्रमोट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट सीएडी प्रोग्राम्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हमें ज़्यादातर एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? जिससे वाटर लॉस यानी कि जो पानी का जो नुकसान हो रहा है वो रुकेगा। वाटर लॉगिंग और सलाइन सॉइल को हमें फिर से रिक्लेम करना है। मतलब ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जो कि वाटर लॉग हो चुकी है या सलाइन हो चुकी है, उसे फिर से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसे फिर से फर्टाइल बनाना है। अगला हमारे पास चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं और 7 मार्क्स में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ये आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इसमें आता है नेशनल हाईवे, ठीक है? इसमें सबसे पहला कौन-सा आता है? नेशनल हाईवे आता है। तो नेशनल हाइवेज़ क्या होते हैं? रोड्स बिल्ट एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी रोड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और मेंटेन रखती है। अब इन रोड्स का यूज़ क्या होता है? इंटर स्टेट्स को जोड़ने के लिए, मतलब अलग-अलग स्टेट्स को आपस में जोड़ने के लिए, डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है? उनकी मूवमेंट के लिए जो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, जो आर्मी के ट्रक्स हैं, वो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है? और दूसरा अलग-अलग सिटीज़, अलग-अलग स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं, उन्हें ये आपस में जोड़ती हैं, पोर्ट्स को आपस में जोड़ती हैं और मेजर सिटीज़ को आपस में जोड़ती हैं। ये कह रहा है कि इंडिया में जितनी रोड्स हैं, टोटल रोड लेंथ हमारे पास है, उसका सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवे है। लेकिन उसके बाद भी जो 40% रोड ट्रैफिक है, ये उसे कैरी करती हैं, ठीक है? इंडिया में जितनी रोड है उसका सिर्फ 2% नेशनल हाईवे है और इंडिया में जितना ट्रैफिक चल रहा है उसका 40% ये नेशनल हाईवेज़ कैरी करते हैं, कवर करते हैं। और नेशनल हाईवेज़ को कौन मैनेज करता है? एनएचएआई, जो कि 1995 में बनाया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बोर्ड आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, ठीक है?
सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है स्टेट हाईवे। इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। बहुत आसान है, हम सबको पता है। ये स्टेट कैपिटल्स को आपस में जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आपस में जोड़ता है, इंपॉर्टेंट टाउन्स को और नेशनल हाईवेज को भी आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट रोड आता है। इट कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड नोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में ही जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे, इंपॉर्टेंट टाउन्स होंगे, उन्हें आपस में जोड़ता है ये। लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में आता है बॉर्डर रोड्स, और 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बॉर्डर रोड्स हैं ये बीआरओ बनाता है। बीआरओ 1960 में बनाया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया था फॉर डिफेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, डिफेंस को हेल्प करने के लिए और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजिक रोड्स की हेल्प से होता है। ठीक है, ऐसी रोड्स जो दूसरी कंट्रीज से हमें जोड़ती हैं, वो सारी चीजें वो किस में आएंगी? बॉर्डर रोड्स में आती हैं। ठीक है, तो ये जो बीआरओ है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रोड आपको बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसे एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ी एरियाज हैं, वहां पे आपको रोड कौन बनाते हुए नजर आएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए नजर आएगा। जैसे कि चंडीगढ़ मनाली लेह रोड, ये किसने बनाई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, बीआरओ ने बनाई है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड मेंटेनेंस। ये रोड को मेंटेन भी करेगा, और जब बर्फ पड़ने लगेगी पहाड़ी एरियाज में तो उस बर्फ को हटाने के लिए भी बीआरओ ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ था इंडिया में? सबसे पहले रेल्स कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1853 में। और इंडिया में जो पहली रेल चली थी वो बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी, और 34 किलोमीटर की एक ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर में हमने ये ट्रेन चलाई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडिया में जो रेलवेज है ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, वो क्या है? रेलवे है। ठीक है, इंडिया में अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 2019-20 में कितना था? 67,956 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा रखी थी हमने तब तक 2019-20 में। आज की डेट में ये बढ़ गई होगी। अब इतना ज़्यादा एरिया है तो हमने इंडिया में 17 जोन्स को क्रिएट कर रखा है। 17 रेलवे जोन्स हैं हमारे पास। हमने स्टीम इंजन को आज की डेट में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया है, जिससे हमें स्पीड भी अच्छी मिली है और कैपेसिटी भी अच्छी मिली है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है? रेलवेज आने से पहले मेनली ट्रांसपोर्ट किससे होता था? वाटरवेज से ही होता था। आज की डेट में इंडिया में 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है, यानी कि इतने बड़े एरियाज में आज की डेट में भी वाटरवेज आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बोट्स और शिप्स आपको देखने को नजर आएंगे। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो टोटल ट्रांसपोर्ट शेयर का 1% किसके पास आता है? इनलैंड वाटरवेज के पास आता है। ठीक है, 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई गई थी टू सेटअप फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इन वाटरवेज को डेवलप करने के लिए और इन्हें रेगुलेट करने के लिए हमने 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई थी। अगला हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? क्या कह रहा है? मोस्ट एफिशिएंट मोड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स को, गैसेस को दूर दूर तक ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज होता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में क्रिएट की गई थी, और ये क्या काम करती है? इट हैंडल्स एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। ठीक है, ऑयल को एक्सप्लोर भी करेगी, कहाँ कहाँ पे ऑयल मिल सकता है, ऑयल को प्रोड्यूस भी करेगी और ऑयल को ट्रांसपोर्ट भी करेगी, और उसके साथ साथ गैस को भी। ठीक है, आगे कह रहा है कि एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कौन सी है? नहर कटिया से लेके बरौनी बिहार तक जो बनाई गई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पूरे एशिया में फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कौन सी है? नहर कटिया से लेके बरौनी तक। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। गेल वो सेटअप इन 1984 फॉर नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो गेल को 1984 में सेटअप किया गया था। किस काम के लिए सेटअप किया था? नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और नेचुरल गैस की मार्केटिंग करने के लिए। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है इस चैप्टर से वो है इंटरनेट, या जिसे हमने पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहा है बुक में। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? इंटरनेट है, हम सबको पता है। इससे हम ईमेल भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है, ई कॉमर्स भी इसी से करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हम लोग करते हैं, और पैसे भी इसी से आज की डेट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह आप सबको पता है। ठीक है, इट इज़ लो कॉस्ट, फास्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन with easy access to
नॉलेज, बहुत आसान है, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट एक्ट एज कम्युनिकेशन टूल। सैटेलाइट अपने आप में कम्युनिकेशन टूल है और दूसरी कम्युनिकेशन टूल भी सैटेलाइट की हेल्प से ही चलती है, जैसे कि इंटरनेट है। और सैटेलाइट का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम का अंदाज़ा लगाने के लिए, कोई प्रलय तो नहीं आने वाली, कोई आपदा तो नहीं आने वाली, सुनामी, टोर्नेडोज़, वो सारी चीज़ें, साइक्लोन्स, हमें सैटेलाइट से पता चल जाता है। और बॉर्डर को भी सर्विलेंस करने के लिए भी हमारे पास, बॉर्डर एरियाज़ पे भी नज़र रखने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है इनसेट, 1983 में हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ मल्टीपर्पज़ और किस-किस काम में यूज़ होती है ये? फॉर टेलीकॉम एंड मेट्रोलॉजी, मौसम का अंदाज़ा लगाने के लिए, और टीवी, रेडियो, ईटीसी, उन सारे कामों में यूज़ होती है। आगे है हमारे पास इंटरनेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, 1988 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर रिमोट सेंसिंग। इंडिया ने अपना भी एक पीएसएलवी लॉन्च कर लिया है, ठीक है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने भी अपना एक डेवलप कर लिया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से, आपको ये याद रख लेने हैं, जो याद होता है वही आपको याद रखना है, ठीक है? अगला हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? वही 7 मार्क्स की यूनिट है, 2 चैप्टर्स हैं, इससे पहले वाला चैप्टर भी इसी यूनिट में है और बहुत ईज़ी है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भई इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले याद रखना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना, इम्पोर्ट का मतलब होता है खरीदना। तो इंडिया क्या-क्या सामान बेच रहा है? पहले क्या बेच रहा था, अब क्या बेच रहा है? क्या पैटर्न चेंज हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है? ये पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, इंडिया से बेचे जा रहे थे, अब ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। आगे कह रहा है शेयर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड अदर कमोडिटीज़ इंक्रीज़, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट बढ़ा है। ओर्स एंड मिनरल्स शेयर रिमेन मोस्टली कांस्टेंट्स। अगर ओर्स की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो इनका जो एक्सपोर्ट है ये कांस्टेंट ही है। इस पीरियड की अगर हम बात करें तो ना तो ये घटा है और ना ही ये बढ़ा है, इनका जो एक्सपोर्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूटेड अबाउट 67.8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो 2021-22 की अगर बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट हो रहे थे, 67.8%। इसके बाद ये कह रहा है कि इंजीनियर्ड गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये भी हमारे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली एक्सपोर्ट होते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? मेनली चाइना, ये आपको याद रखना है। तो ये था इंडिया के एक्सपोर्ट्स में क्या पैटर्न हमें देखने को मिला है, क्या चेंज हुआ है पैटर्न में। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की। तो पहले ये कह रहा है कि 1950s और 60s के डिकेड में हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज थी, खाने की कमी थी, अनाज की कमी थी, तो हम लोग सबसे ज़्यादा अनाज ही इंपोर्ट कर रहे थे, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1970s के बाद ये जो फूड ग्रेन बाहर से आ रहा था, इसका इंपोर्ट घट जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। अब हमारे पास अनाज की कमी नहीं है। आगे कह रहा है कि 1973 में एनर्जी क्राइसिस के बाद हमने पेट्रोलियम का इंपोर्ट बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इंपोर्ट का बिल भी बढ़ा है। भाई हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा बिल भी बढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि पहले फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन आज की डेट में फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मशीनरी, स्टील, एडिबल ऑयल, जो खाने वाला जो ऑयल होता है, और केमिकल्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है सी पोर्ट्स। कॉलोनियल पीरियड में सी पोर्ट्स किस तरीके से यूज हो रहे थे? तो ब्रिटिश इन पोर्ट्स को कैसे यूज कर रहे थे? इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया का जो सामान है, इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे। रेलवेज क्या कर रहे थे? लोकल एरियाज को रीजनल एरियाज तक, रीजनल एरियाज को नेशनल एरियाज तक और नेशनल को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, सामान को एक तरीके से दूसरे के पहुंचा रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस कराची और चिटागोंग पोर्ट हमारे हमने खो दिए, ये दूसरे नेशंस के पास चले गए, पाकिस्तान के पास चले गए। उसके बाद ये कह रहा है कि इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने नए पोर्ट बनाए तो हैं, जैसे कि कांडला है वेस्ट में और डायमंड हार्बर है ईस्ट में, कोलकाता में। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सिनेरियो क्या है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हमें देखने को मिलता है सिनेरियो? तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इंडियन पोर्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन पोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से।
ठीक है? डोमेस्टिक यानी कि हमारे इंडिया का जो सामान बेचा जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है हमारे इंडिया में, या जो इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं, उन्हें बहुत आसानी से संभाल लेते हैं। हमने प्राइवेट कंपनीज़ को भी और इनवाइट किया है कि भई आप भी चाहे तो पोर्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? आगे कह रहा है कि 1951 से 2016 तक हमारी जो कार्गो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है। कार्गो हैंडलिंग मतलब वही जो सामान पोर्ट्स पे आता है, उसकी हमारी जो कैपेसिटी है उसे हैंडल करने की, वो बढ़ी है। पहले सिर्फ हम 20 मिलियन टन्स ही हैंडल कर पा रहे थे। आज की डेट में हम 837 मिलियन टन सामान को हैंडल कर पाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले आता है कांडला। ये गल्फ ऑफ कच्छ में बना हुआ है, यानी कि गुजरात में बना हुआ है। ये मेनली वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसे कैटर करता है, उसे सर्व करता है, और मुंबई पोर्ट पे प्रेशर को कम करता है। ठीक है? इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन्ड फॉर पेट्रोलियम। मेनली इसे किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है? पेट्रोलियम के लिए डेवलप किया गया है। पेट्रोल से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है? आगे कह रहा है ऑफशोर टर्मिनल एट वाडीनाथ बिल्ट टू रिड्यूस पोर्ट कंजेशन। ठीक है? हमने एक ऑफशोर टर्मिनल भी बना रखा है, यानी कि कई बार इस पोर्ट पे अगर भीड़ लग जाती है तो थोड़ी दूर हमने एक दूसरा टर्मिनल भी बना रखा है। ठीक है? यहाँ पे भीड़ कम करने के लिए। इसके बाद आता है मुंबई। ये एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट है और इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है? इट इज़ लोकेटेड नियर इंटरनेशनल सी रूट्स, मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, जहाँ पे ये जितने भी नेशंस हैं, ये मुंबई के पोर्ट से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसी पोर्ट से यहाँ पे सामान जाता है और यहाँ से सामान खरीदा जाता है। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है, लगभग 20 किलोमीटर लंबा ये पोर्ट है, जहाँ पे आपको 54 बर्थ्स यानी कि कंटेनर्स और ऑयल टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। लैंडलॉक्ड हार्बर है, कनेक्टेड टू सी बाय अ चैनल। लैंडलॉक्ड का मतलब ये कि यहाँ पे ये थोड़ा अंदर है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक पानी का एक चैनल बना दिया, तो शिप इसी की वजह से अंदर जाते हैं और इसी की हेल्प से बाहर आते हैं। ठीक है? आगे कह रहे हैं आउटर हार्बर डेवलप्ड फॉर आयरन ओर, पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो। ठीक है? ये जो आउटर हार्बर है, हमने इसे आयरन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, या जो जनरल कार्गो है, जो दूसरा सामान है, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इसे डेवलप किया है। ये मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को केटर करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद है कोलकाता। तो कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर पे बना हुआ है एंड अबाउट 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ये कह रहा है कि ये भी इनलैंड पोर्ट है। ठीक है? अगर ये मेजर पोर्ट है, अगर ये ओशन है, तो यहाँ से अंदर जाके पोर्ट आपको नजर आएगा, और यहाँ पे हमने चैनल बना दी, नहरें जैसी बना दी, जिसकी वजह से शिप यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं। ये बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्योंकि उस समय जो था कोलकाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी, हम सबको पता है। ठीक है? बाद में दिल्ली बनी थी, पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। इट्स इंपॉर्टेंस डिक्लाइन ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ ट्रेड टू अदर पोर्ट, जैसे विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। ठीक है? आज की डेट में इसकी इंपॉर्टेंस घट गई है, क्योंकि अगल बगल दूसरे पोर्ट भी बना दिए गए हैं। इट फेसेस सिल्ट प्रॉब्लम इन हुगली रिवर ऑल्सो सर्व्स नेपाल एंड भूटान। यहाँ पे सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो अ, मिट्टी है, रेत है, वो इकट्ठा हो जाता है, ये प्रॉब्लम ये फेस करता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि नेपाल में जो सामान आता है वो भी इसी पोर्ट से आता है, भूटान का जो इम्पोर्ट होता है वो भी अ, इसी पोर्ट से होता है। ठीक है? और लास्ट चैप्टर इस बुक का है हमारे पास ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। ये 5 मार्क्स का है और बहुत इजी है। ये सारी चीजें आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन। ठीक है? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? ओवर यूज ऑफ वाटर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैव डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी। पानी को ज्यादा यूज करने से, इंडस्ट्रीज की वजह से पानी की जो वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हुई है। पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, इन सारी वजह से पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आल्सो पोल्यूट वाटर बॉडीज। हम लोग अपने खेतों में ये सारी चीजें छिड़क देते हैं, उसके बाद वो पानी या तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, या रिवर्स में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी पानी को नुकसान पहुंच रहा है। पोल्यूटेड वाटर कॉजेज वाटर बोर्न डिसीजेस लाइक डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है? सारी बीमारियां किससे होती हैं? वाटर पोल्यूशन से होती हैं। इसके बाद आता है एयर पोल्यूशन। एडिशन ऑफ डस्ट, स्मोक, गैसेस, फ्यूम्स, ये सारी चीजें जब हवा में मिल जाएगी, हम तब हम इसे क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन कहेंगे। इंक्रीजिंग फ्यूल यूज रिलीजेस इंक्रीजिंग फ्यूल यूज रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा फ्यूल का यूज करने से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही हैं। हम सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर मोनोऑक्साइड हो गई,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, वो सारी चीज़ें। आगे कह रहा है कि इसके मेन सोर्सेज़ क्या-क्या है एयर पोल्यूशन के? फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वही पेट्रोलियम वगैरह, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है? अब इससे बीमारियाँ क्या-क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी बीमारियाँ होती हैं, इससे रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ होती हैं, यानी कि साँस लेने में दिक्कत होती है, और नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे डैमेज होता है। आगे है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा एक्सेस नॉइज़ आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जो कि जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है? अब मेन सोर्सेज़ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन का? फैक्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, लाउड स्पीकर, सायरन्स, ईटीसी। और नॉइज़ लेवल को हम किस में नापते हैं? डेसिबल्स में नापते हैं। बेटा, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है बच्चों। अर्बन वेस्ट डिस्पोज़ल, शहरों में बहुत ज़्यादा, शहरों से बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है और हम उसे डिस्पोज़ कर रहे हैं। कैसे डिस्पोज़ कर रहे हैं? उससे क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं? सबसे पहले ये कह रहा है कि अर्बन एरियाज़ में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, कंजेशन देखने को मिलेगा, और पोर सैनिटेशन भी देखने को मिल सकता है। सॉलिड वेस्ट क्या-क्या होता है? प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, गार्बेज, ईटीसी, और ये सारा का सारा कूड़ा शहरों से बहुत ज़्यादा निकलता है। वेस्ट कम फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एरियाज। कहाँ से आ रहा है ये वेस्ट? घरों से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, और कमर्शियल एरिया से आ रहा है। ठीक है? अब इससे दिक्कत क्या होती है? एक तो बदबू आती है, मक्खियाँ आती हैं, चूहे, वो सारी चीज़ें आती हैं, और बीमारियाँ होती हैं, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया जैसी। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, दो बिग सिटीज़ कलेक्ट अबाउट 90% वेस्ट। ये कह रहा है कि ये जो शहरों से निकलने वाला जो कूड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बना हुआ है, लेकिन जो मेगा सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, वो अपना 90% वेस्ट कलेक्ट कर लेती हैं और उसे डिस्पोज़ करती हैं, सही तरीके से। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कि लैंड की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाना। ठीक है? पहले सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, अब सॉइल बहुत कम फर्टाइल है। ठीक है? ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है? इफ अनचेक्ड, डिग्रेडेड लैंड में टर्न इनटू वेस्टलैंड। अगर आपने इसे बहुत जल्दी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये जो डिग्रेडेड लैंड है, अभी तो आप इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन आगे जाके ये वेस्टलैंड बन जाएगा, तब आप इसे रिसाइकल नहीं कर पाएँगे, रीयूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये बुक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 मार्क्स पक्के आने हैं, और 10 मार्क्स आपको पक्के करने के लिए एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए, छोटी-सी वीडियो है, और उसके साथ आपको एक फ्री पीडीएफ भी मिलेगी, जिसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद उसे घोल के पी जाओ, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। ठीक है? फिर से वही, जो ईज़ी है, वो आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है? जो ईज़ी है सबसे पहले उसे याद करो, टफ वालों को बाद में याद करो। तो ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, और क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, और ऑल द बेस्ट, रिवाइज़ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।